हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? मैं नायरा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल नायरा स्टडी हब पर। फ्रेंड्स देखिए, आज हम लोग चैप्टर 3 कंप्लीट करेंगे। उसमें से कुछ चीज़ों को कंप्लीट करेंगे, कुछ नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो आज हम लोग क्या कंप्लीट करेंगे, इस पर सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। हम लोग देखिए लिपि देखेंगे, देवनागरी लिपि के बारे में जानेंगे, उसकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे, उसकी परिभाषाओं के बारे में जानेंगे। उसके बाद लेखन अभ्यास के बारे में जानेंगे। इसमें आपका अनुलेख हो जाता है, श्रुत लेख हो जाता है और सुलेख हो जाता है। अनुलेख मतलब क्या होता है? जैसे कॉपिंग यानी नकल करना जैसे, है ना। श्रुत लेख क्या हो जाता है? जैसे डिक्टेशन। डिक्टेशन यानी जैसे इमला बोला जाता है, जैसे मैं बोल रही हूँ और आप उसको सुनकर लिख रहे हो, ये आपका श्रुत लेख हो जाता है। उसके बाद सुलेख, यानी सुलेख का मतलब भी देखकर ही लिखना होता है। सुलेख मतलब होता है सुंदर लेख, यानी सुंदर सुंदर अक्षरों को लिखना सुलेख कहलाता है। तो फ्रेंड्स, इन सब चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। सो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच जाए। और फ्रेंड्स देखिए, हर वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तैयारी स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करी जाती है, वो तैयारी नहीं होती है जो एग्ज़ाम आने के 2 दिन पढ़ी जाए, 1 दिन पहले पढ़ी जाए, कहे एक मैराथन ले लेंगे और हमारा सब कुछ हो जाएगा। लेकिन जो मैराथन लेते हैं वो जब ये सोचते हैं, और जो पूरा साल जो बच्चा पढ़ता है, तो फिर रिजल्ट किसका अच्छा आएगा, है ना। उसके बाद में ये होता है कि हमको अच्छे नंबर प्रोवाइड नहीं हुए। ऐसा तो कहने का मौका ही क्यों दिया जाए। इससे अच्छा है कि तैयारी स्टार्टिंग से स्टार्ट कर दीजिए, जिससे कोई भी कहते नहीं है लूज पॉइंट ना रह जाए कि हम अगर काश हमने पढ़ लिया होता तो काश ऐसा हो जाता। तो काश का तो यहाँ पे कुछ हिसाब ही नहीं है, काश वाली तो कोई बात ही नहीं है। क्योंकि हमें जो करना है वो रियलिटी करना है, रियल में करना है, पढ़ाई करनी है, अच्छे से चीज़ों को समझना है। पहले हमको डिटेल में चीज़ों को जानना है, उसके बाद उसके क्वेश्चंस आंसर को जानना है, उसके बाद जो पेपर होंगे जैसे 2015 से 2022 तक के सारे पेपर होंगे उनको सॉल्व करेंगे तो हमारी तैयारी कैसी होगी? बहुत ही अच्छी हो जाएगी। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो चलते हैं, देखते हैं सबसे पहले लिपि का शुद्ध रूप में पठन एवं लेखन। लिपि देखिए, मौखिक भाषा को लिखित रूप में व्यक्त करने हेतु चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, इसे ही लिपि कहते हैं। लिपि किसी भाषा की लगभग सभी ध्वनियों को प्रतीक रूप में प्रस्तुत करती हैं। प्राचीन समय में लोग चित्रात्मक लिपि का प्रयोग करते थे। देखिए, जैसे क्या बताया गया है कि लिपि क्या होती है? जब किसी वर्ड, जैसे हम कोई चीज़ बोल रहे हैं, है ना, और इसको जब हम लिखित रूप में प्रस्तुत करेंगे तो वो क्या होगी? वो लिपि होगी। जैसे हमारी जो हिंदी भाषा है उसकी लिपि क्या है? उसकी लिपि देवनागरी लिपि है ना। जो इंग्लिश भाषा है उसकी लिपि क्या है? तो रोमन भाषा है ना, रोमन हो जाती है लिपि। तो इस तरह से हर भाषा की लिपि होती है। और ये भी नहीं है कि हर एक भाषा की एक ही, जैसे कहते हैं एक लिपि में कई भाषाएं लिखी जाती है ना, तो ये भी चीज़ हो जाती है। अब हम लोग देख लेते हैं देवनागरी लिपि। तो हिंदी वर्णमाला की लिपि देवनागरी है, इसको नागरी लिपि भी कहते हैं। अब क्वेश्चन आपका बन जाता है कि हिंदी वर्णमाला की लिपि कैसी है? तो देवनागरी लिपि है ना। और इसको और क्या कहा जाता है? तो नागरी लिपि भी कहा जाता है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। और फ्रेंड्स, एक चीज़ बताना चाहूँगी, जो देवनागरी लिपि है ये विश्व की सबसे सुंदर लिपि मानी जाती है ना। क्योंकि जो इसके अक्षर होते हैं वो जैसे के तैसे ही लिखे जाते हैं। मान लीजिए आपको आम लिखना है तो बड़ा आ और माँ आप लिखेंगे, आप इसको रद्दो बदल नहीं कर सकते, यानी कि आप इसको चेंज नहीं कर सकते। और देखिए, अगर आप इंग्लिश की लैंग्वेज लिखेंगे यानी यानी रोमन लिपि में लिखेंगे, तो जैसे आप ए बी लिख रहे हैं, आप इस तरीके से आपने दिया। और मान लीजिए आपको कोई थंबनेल बनाना है, या आपको कोई, जैसे कि कहते नहीं है कि पोस्टर वगैरह बनवाने होते हैं, ये सब चीज़ें करनी होती हैं। तो जब आपने ए बी इस तरह से कुछ भी आपने दे दिया और जब वो लिख के आया
तो इसमें चेंजिंग कर दी जाती है। चेंजिंग कैसे कर दी जाती है कि इसको तोड़ मड़ोड़ के अक्षर किसी और तरीके के बना दिए जाते हैं। होता वो ए और बी ही है, लेकिन अक्षरों को तोड़ मड़ोड़ के बना दिया जाता है। लेकिन जो हमारी देवनागरी लिपि है, तो क्या आप उसको किसी और तरीके से लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, आप ज्यों का त्यों ही लिखेंगे। इसलिए कहा जाता है कि ये विश्व की सबसे सुंदर लिपि है देवनागरी लिपि। अब हम लोग चलते हैं देवनागरी लिपि की विशेषताएं देख लेते हैं। डॉक्टर देवेंद्र कुमार शास्त्री के अनुसार विश्व की आधुनिक सभी लिपियों में देवनागरी लिपि का स्थान सर्वश्रेष्ठ है। देखिए वही चीज़ इन्होंने भी कहा है कि जो विश्व की जितनी भी लिपियां हैं सब में सबसे उत्तम, सबसे सर्वश्रेष्ठ देवनागरी लिपि है। अब पिटमैन क्या कह रहे हैं, इनके अनुसार समझ लेते हैं। संसार में यदि सर्वांगीण अक्षर हैं तो देवनागरी के ही हैं, है ना। इसमें देखिए क्या होता है, जैसे आपको कुछ भी लिखना है, मान लीजिए आपको कोई नाम लिखना है, मान लीजिए आपको जैसे नायरा ही लिखना है, ठीक है ना। तो आप जब तक क्या करेंगे, आप जब तक ये पूरी लाइन यहाँ पे इसको ऐसे मिलाएंगे नहीं, यानी शिरोरेखा नहीं खींचेंगे, तब तक क्या आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि शिरोरेखा मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है ना। तो इसमें ये नहीं है कि कोई चीज़ आप नहीं बना रहे हैं, जैसे आपने यहाँ पे नायरा लिखा तो आ की मात्रा आपने लगाई, तभी ना में आ की मात्रा हुई, उसके बाद आपने या बनाया, रा में आ की मात्रा, और जैसे आपने ना या रा, तो ये चीज़ें आपको वैसे ही लिखनी होंगी, इसमें कोई भी आपको चेंजिंग नहीं करनी होगी। प्लस आपको यानी शिरोरेखा से इसको जोड़ देना रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं देवनागरी लिपि की विशेषताएं। तो यह लिपि अत्यंत सरल है, इसका प्रयोग व्यापक रूप में किया जाता है। इस लिपि में लेखन और मुद्रण के अक्षर एक समान होते हैं। देखिए वही चीज़ की जिस तरह से आप उसको देंगे कि हमको थंबनेल बनाना है, तो आप जो चीज़ लिखना चाहेंगे वही चीज़ आप वैसे ही लिखेंगे, इसमें कोई भी आपको चेंजिंग नहीं करनी, इसमें चेंजिंग नहीं होती है। यानी मुद्रण के अक्षर एक समान होते हैं, यानी लिखना और बोलना सब एक जैसा ही होता है। देवनागरी लिपि के प्रत्येक अक्षर सुंदर व वक्र होते हैं। क्या होते हैं कि आप देखिए, आप जब जैसे मान लीजिए लेख आपका, किसी का भी लेख नहीं अच्छा है, तब भी आप आ बनाएंगे तो ऐसे ही बनाएंगे। किसी का बहुत सुंदर है तो आप इस तरह से बनाएंगे, लेकिन चेंज नहीं करेंगे, है ना। उसके आकार को चेंज नहीं करेंगे कि लाओ इस तरह से तोड़ मरोड़ दे, ऐसे करके ऐसे तो नहीं करेंगे ना, इसी तरह से आप बनाएंगे। और देखिए इसकी वर्णमाला का वर्णक्रम वैज्ञानिक है। अब इसमें वैज्ञानिक क्यों कह रहे हैं, देखिए इसके स्वर, जैसे कितने स्वर हैं, सबसे पहले स्वरों को रखा जाता है, फिर व्यंजन को रखा जाता है, फिर उसमें सूक्ष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, इन सब चीज़ों पे ज्ञान, मतलब यानी ज्ञान लिया जाता है, ज्ञान प्राप्त किया जाता है। तो क्या है, इसका जो वर्णक्रम है वो वैज्ञानिक हो जाता है। अब देख लेते हैं लेखन अभ्यास। लेखन अभ्यास कितने तरह से होता है, तो एक आपका अनुलेख हो जाता है। अनुलेख मतलब हो जाता है कॉपिंग करना, यानी कि नकल करना। जैसे कि आप छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक आप अक्षर बना देंगे। मान लीजिए छोटा आ आपने बना दिया, उसके बाद यहाँ पे ऐसे 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 बिंदु रख दिए, ठीक है ना, बिंदु आपने रख दिए कुछ। अब बच्चा क्या करेगा, अब इसकी नकल करेगा। अब वो मिलाएगा बच्चा, इस तरह से इस तरह से इस तरह से मिलाएगा, यानी कि बच्चा क्या कर रहा है, कॉपी कर रहा है, नकल कर रहा है। अब मान लीजिए उसको आप कैसे सिखाएं, जैसे कोई लाइन बनानी है तो आप ऐसे कर देंगे, है ना, तो बच्चा क्या करेगा, आप देखिएगा कि ये ऐसे लाइन बनी है, ऐसे। देखिए छोटे बच्चों की जो बुक होती है तो उसमें ऐसे ही तो होता है। तो बच्चों को इस तरह से, मान लीजिए कोई काउंटिंग सिखानी है, तो जैसे मान लीजिए 2 नंबर सिखाना है या 3 नंबर सिखाना है, तो आपने ऐसे कर दिया और इसके सामने ऐसे ये लिख दिया, तो बच्चे क्या करेंगे, इस तरह से उसको ऐसे मिलाएंगे, यानी कि कॉपिंग करेंगे, है ना। उसके बाद श्रुतलेख हो जाता है। श्रुतलेख मतलब डिक्टेशन हो जाती है। अब बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा होता है तो बच्चे को क्या करते हैं कि पहले हम बोलते हैं और बच्चों को लिखवाते हैं, यानी कि इमला जिसको बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में डिक्टेशन बोलते हैं। तो बच्चा क्या करता है, उसको सुनकर लिखता है, यानी इसमें बच्चों की कई इंद्रियां काम करती हैं। अब आप आ जाए सुलेख पर। सुलेख का मतलब होता है सु प्लस लेख। सु प्लस लेख का मतलब होता है सुंदर लेख, ठीक है ना। क्या होता है, तो सुंदर लेख होता है। अब
इसमें क्या कि सुलेख जब लिखा जाता है तो उसमें अगर मान लीजिए राइटिंग अच्छी नहीं आ रही है, तो जब आप रोज़ लिखेंगे, रोज़ प्रैक्टिस करेंगे, तो आपकी राइटिंग अच्छी हो जाती है ना। तो यही तो होता है सुलेख मतलब सुंदर लेख। अब हम इसको डिटेल में जान लेते हैं। तो सबसे पहले अनुलेख को जान लेते हैं। अनुलेख का अर्थ होता है किसी लिखे हुए लेख का अनुसरण करके पुनः वही शब्द लिखना। जैसा कि मैंने अभी बताया कि आपको कोई चीज़ लिखनी है, मान लीजिए का लिखना है तो आपने इस तरह से पहले बना दिया और उसके आगे वर्ड बना दिए, और भी जैसे ऐसे ऐसे करके होता है, ऐसे ऐसे करके आपने बना दिया। अब बच्चे ने देखा कि इस तरह से मुझे बनाना है, तो बच्चे ने उसको ऐसे फेर लिया, जैसे ऐसे बोलते नहीं कि इसको फेरो, तो फेर लिया। और तो क्या हुआ कि इसकी नकल की बच्चे ने, है ना, तो ये अनुलेख हो जाता है। बच्चों के पाठ्यक्रम में सुलेख अभ्यास पुस्तिकाओं की सहायता से शिक्षक बच्चों को अनुलेख लिखना सिखाता है। इन पुस्तिकाओं में सबसे ऊपर की लाइन में सुंदर, सुडौल, समानुपाती, बड़े व मोटे अक्षरों में वाक्य छपे रहते हैं, और बाद की लाइनों 2 व 3 लाइन में डॉट या हल्का लिखा होता है। देखिए वही चीज़ तो बता रहे हैं कि पहले एक अक्षर बना होता है और उसके बाद में क्या होता है कि ऐसे 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 डॉट दे दिए जाते हैं, और बच्चा क्या करता है, उनको फेरता है ना, बच्चा उनको फेरता है। जैसे मान लीजिए राधा अच्छी लड़की है, अब बच्चा देखेगा कि राधा अच्छी लड़की है और यहाँ पे ऐसे 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 डॉट बने हुए हैं, तो बच्चा क्या करेगा, इसको फेरेगा, है ना, इसको फेरेगा, तो यही हो जाता है राधा अच्छी लड़की है। उसके बाद श्रुतलेख यानी डिक्टेशन। श्रुतलेख का अर्थ है सुनकर लिखना। इसमें अध्यापक बोलते जाते हैं तथा छात्र तेज गति से लिखते जाते हैं। श्रुतलेख का भाषा शिक्षण में अपना अलग ही महत्व है, क्योंकि इसमें बच्चों की कई इंद्रियां सक्रिय रहती हैं, जैसे कान, हाथ व आँख सक्रिय रहते हैं। श्रुतलेख में बच्चे तेज गति से लिखते व अभ्यास करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या कहना है कि श्रुतलेख यानी सुनकर लिखना। सुनकर लिखना क्या होता है, इमला, जैसे हम बोल रहे हैं, आप लिख रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, आप एक्टिव हैं, आपकी उंगलियां एक्टिव हैं, आपके कान एक्टिव हैं, आपकी आंख एक्टिव है, आपका माइंड एक्टिव है, क्योंकि आपको सुनना भी है, फिर आपको उसी में समझना भी है, और उसी तरह से वही चीज़ लिखनी भी है। जैसे कि मान लीजिए मैं कोई चीज़ बोल रही हूँ, जैसे मैं बोल रही हूँ कि यह लिपि अत्यंत सरल है। अब आपने फटाक से उसको लिख दिया, ऐसा नहीं है कि आपने लिख दिया, आपने उसको कुछ सोचा नहीं, समझा नहीं, उसके बारे में जाना नहीं, आपने माइंड में उसको कर लिया कि या खाली हा खाली, यहाँ ला में छुट्टी की मात्रा, पा में छुट्टी की मात्रा, पी लिपि, आ आधा ता, या आधा ना और ता होता है, और सा खाली, रा खाली, ला खाली, सरल होता है, ऐसे तो होता है। आपने माइंड को मेकअप किया, फटाक से आपने चीज़ों को समझा और आपकी उंगलियों ने उसको लिख दिया, है ना, और आंखें तो देख ही रही हैं कि हम क्या लिख रहे हैं। तो इस तरह से कई इंद्रियां आपकी काम करती हैं। तो जो श्रुतलेख होता है वो क्या होता है कि वो बड़े बच्चों के लिए होता है। जो छोटे बच्चे होते हैं वो तो पहले नकल करते हैं, है ना, वो तो पहले अनुलेख करते हैं, उसके बाद थोड़े से बड़े हो जाते हैं तब श्रुतलेख लिखना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद सुलेख पे आ जाते हैं। देखिए सुलेख का अर्थ है सुंदर लेख, सु प्लस लेख, अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, एक बार से फिर से देखिए, सु प्लस लेख यानी सुंदर लेख, ठीक है ना। तो लेखन में सुंदरता व आकर्षकता का होना महत्वपूर्ण माना जाता है। छात्रों की लिखावट अच्छी हो, इसके लिए प्रारंभ से ही बच्चों को लिखने का अभ्यास कराना चाहिए। देखिए कुछ लोगों की लेख अच्छे नहीं होते हैं, जैसे बहुत लोगों की राइटिंग नहीं अच्छी है होती है, ज़्यादातर तो लोगों की अच्छी होती है, जैसे मैं बता रही हूँ। तो क्या होता है, वो चीज़ पढ़ने में थोड़ी कितना भी सही लिखा हो, कितने भी पाई मात्राएं अच्छे से लगे हो, सब कुछ हो, लेकिन जब लिखने में अच्छा नहीं होता लोग उसको क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, है ना। और आपका जो लेख है वो सुंदर लेख है अगर, और आपकी कॉपी जैसे ही देखी गई, अरे वाह बहुत अच्छा लिखा हुआ है, और इंसान क्या होता है वो उसमें आकर्षित हो जाता है और लेख को देख के आकर्षित हो जाता है। अगर उसमें एक आधी मतलब जैसे कि कोई त्रुटि भी रह जाती है तो इंसान उस पर ध्यान नहीं देता है, क्योंकि लेख ही इतना सुंदर है, क्योंकि कहते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। तो लेख देख लिया तो मतलब वही फर्स्ट इम्प्रेशन हो गया, तो इसलिए सुंदर लेख लिखना चाहिए, है ना। तो सुलेख लिखते समय शिक्षक को सक्रिय रूप से छात्रों की सहायता करनी चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर किसी बच्चे की लेख अच्छा नहीं है तो अध्यापक को क्या चाहिए, उससे रोज़ सुलेख कराए, क्योंकि कहते हैं नहीं कि करत करत अभ्यास, जब अभ्यास आप करते हो तो क्या बन जाते हो,
ऊंचे बन जाते हो, कोई चीज़ का ज्ञान आपको बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि अभ्यास करने से जो त्रुटियां होती हैं वो दूर हो जाती हैं। आप कोई चीज़ है, अभी यही आप चैप्टर पढ़ रहे हो, एक बार आपने पढ़ा, आपको 50% समझ में आ गया चीज़ें, और जो अगर मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ बताई जो आपको नहीं आपके माइंड में आई, लेकिन जब आप दोबारा से इसी क्लास को अटेंड करेंगे तो आपको 90% चीज़ें याद हो जाएंगी, समझ में आ जाएंगी, आप किसी को बता भी सकेंगे। और तीसरी बार आप देख लेंगे तो आपको 100% चीज़ें समझ में आ जाती हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि अभ्यास करने से चीज़ें सबसे ज़्यादा समझ में आती। ये नहीं कि आपने पढ़ा कितना है, इससे मतलब नहीं होता है, आपको चीज़ें समझ में कितनी आई हैं, मतलब यहाँ से होता है। ये नहीं कि आप पूरा दिन पोथी पत्रा लिए बैठे रहे और आपकी समझ में कोई चीज़ नहीं आई तो आपका बेकार है। आप 2 घंटे पढ़ाई करें, 3 घंटे मात्र पढ़ाई करें, लेकिन चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, वो आपके काम आएंगी, जिससे अब आगे चलकर भाई जो भी आज पढ़ रहा है तो कल वो भावी नागरिक बनेगा, वो भी कुछ करेगा, देश के लिए करेगा, अपने लिए करेगा, है ना। तो जब करेगा तो उसको ज्ञान भी तो होना चाहिए ना, बनने के लिए ज्ञान भी होना चाहिए। कहते नहीं अपने आप को तपाना पड़ता है, सोने को क्या करना पड़ता है, जब सोना कुंदन कब कहलाता है, जब सोने को आग में डाला जाता है, वो जलता है, वो आग उसको प्राप्त करती है, फिर वो जब निकल के आता है तब वो निखर के आता है, और जब निखर के आता है तभी वो कुंदन कहलाता है। तो इसी तरह से जब आप लोग पढ़ाई करेंगे और जब अपने आप को तपाएंगे, यानी अपने शरीर को थोड़ा सा कष्ट देंगे, पढ़ाई करेंगे, है ना, फिर जब आप निखर के आएंगे, जब आप निकलेंगे तभी आप में चमक होगी। तो बस यहाँ पे यही चीज़ कहना चाहूँगी। तो फ्रेंड्स आज यहीं तक, आज हम लोगों ने किन किन चीज़ों पे डिस्कस किया। तो सबसे पहले हम लोगों ने लिपि को जाना, देवनागरी लिपि है हमारी, जो ये जो हो जाती है हिंदी वर्णमाला की लिपि हो जाती है, वो देवनागरी लिपि हो जाती है, इसे नागरी लिपि भी कहते हैं। और देवनागरी लिपि की विशेषताओं को देखा, इसकी परिभाषाओं को देखा, उसके बाद लेखन अभ्यास, उसमें अनुलेख, शुद्ध लेख, सुलेख, इन सब चीज़ों के बारे में जाना, यानी डिटेल में जाना। तो आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक भी ज़रूर कर दें, क्योंकि देखिए ये हमारी एनर्जी होती है, हम अपना 100% आप लोगों को देते हैं। ऐसा नहीं है कि 99.9% भी देते हैं, हम आपको अपना 100% देते हैं। तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप भी अपना 100% दें। आप लोग क्लास को अटेंड करें, नोट्स बनाएं, प्लस आप लोग देखिए लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दिया करें, और प्यारे प्यारे से कमेंट्स भी आप लोग ज़रूर करा कीजिए, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। थैंक यू।